नमस्कार बच्चों। बृहन्मुंबई मनपा माध्यमिक शिक्षण विभाग इस ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमारा विषय है राजनीतिक शास्त्र, पाठ 6, अंतर्राष्ट्रीय समस्या। पाठ बड़ा है, तो आज के हम तासिका में यह पाठ आधा ही पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि पीपीटी के माध्यम से पाठ आपको समझेगा। आपको ध्यान से देखना है और सुनना है बच्चों। पाठ 6, अंतर्राष्ट्रीय समस्या। बच्चों, आज के हमारे जो अध्यापन मुद्दे आज हम जो पढ़ने वाले हैं, उसमें मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, मानवाधिकार और भारत और पर्यावरण, ये ऐसे 4 मुद्दों का हम अभी सविस्तर रूप से हम अध्ययन करेंगे। बाकी के जो मुद्दे हैं, हम वो अगली तासिका में पढ़ेंगे बच्चों। ये पाठ बहुत अच्छा है पाठ है बच्चों, आपको इसे ध्यान से सुनिए। बच्चों, पिछले पाठ में हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व संपन्न राज्य, भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था का हमने अध्ययन अभी तक किया है। उसके साथ-साथ बच्चों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का भी अध्ययन यहाँ पे अभी तक किया है। अब इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा पाठ का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय समस्या। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं, तो इसमें जो कुछ समस्याएँ ऐसी होती है, जो केवल एक ही देश की नहीं होती। उनके परिणाम अनेक देशों पर तथा कुछ दिनों बाद विश्व के सभी देशों पर होता है। ऐसे जो विश्व को त्रस्त करने वाली जो समस्या होती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। जैसे कि आपको बच्चों मालूम है कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा कोरोना का, जिसमें पूरे विश्व हैरान हो गया है इस बीमारी में। बहुत से लोग बीमार गिर गए हैं, बहुत से लोगों की जान चली गई है। ये हमारी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अब आपको मालूम है बच्चों, ये जो बीमारी है कोरोना, ये चीन में इसकी उत्पत्ति हुई 2019 में, और ये एक शहर से दूसरे शहर, पूरा देश, उसके बाद में पड़ोसी राष्ट्र, ऐसे करते-करते पूरे विश्व में क्या हो गई, बीमारी फैल गई। तो ये क्या है, हमारी ये भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या, मतलब विश्व को जो त्रस्त करती है, जो हमारा विश्व होता है, उस विश्व को जो त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को हम अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। अब जैसे कि बच्चों अंतर्राष्ट्रीय समस्या अर्थ क्या है? अभी आपको दिख सकता है पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर। नंबर 1, कुछ समस्या देश स्तर की होती है, तो कुछ समस्या एक ही देश तक सीमित नहीं रहती। मतलब देश के स्तर पर होती है, या वो समस्या देश के बाहर भी जा सकती है। वो सीमित नहीं रहती, उसकी मर्यादा क्या हो जाती है, असीमित हो जाती है। नंबर 2, इन समस्याओं का प्रभाव पहले कुछ देशों पर और बाद में संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण बताया बच्चों आपको अभी कोरोना का। अभी पहली बीमारी ये चाइना में हुई, वहाँ पे बहुत से लोग बीमार हुए, लोग एक-दूसरे के संपर्क में आने लगे, एक-दूसरे स्थान पे जाने लगे, तो बीमारी क्या हो गई है, दिन से दिन ये फैलते गई, और उसका जो प्रभाव है, ये उस देश के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में क्या हो गया, ये पूरा फैल गया। नंबर 3, संपूर्ण विश्व को त्रस्त करने वाली, मतलब पूरे विश्व को जो त्रस्त करती है, परेशान करती है, इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। नंबर 4 बच्चों इसमें देखो, अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने के लिए सभी देशों को एक होकर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अभी बीमारी जैसे मैं बताया आपको, कोरोना का बताया अभी उदाहरण के तौर पर, ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। पर वर्तमान में जो अभी आपको जो दिख रहा है, आपको समझ रहे हैं उसमें, जैसे कोरोना की जो महामारी है, उसमें हमारे ये जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसको हल करने के लिए अभी क्या होगा, फिर सभी देश क्या हो गए इसमें एकत्रित हुए, और इसको लड़ने के लिए, इसको हराने के लिए वो क्या हो गए, सब लोग प्रयास कर रहे हैं।
और इसके साथ-साथ बच्चों जिसमें बताया कि सभी राष्ट्रों द्वारा एकत्रित प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। अब इस पाठ बच्चों, इस अध्याय में हम लोग मानवाधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद इनसे संबंधित समस्याओं का हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ-साथ शरणार्थियों की समस्या भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले रही है, अतः हम उसका भी यहाँ पर विचार करने वाले हैं। अब इसी प्रकार से देखो बच्चों, पहला हमारा मुद्दा चल रहा है मानवाधिकार। आप ध्यान से देख सकते हैं पीपीटी के माध्यम से। मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है। अब जो मानव होते हैं, हर मानव को, हर इंसान को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी को अधिकार दिए गए। मतलब प्रकृति से अधिकारों की अवधारणा यहाँ पे होती हुई दिखाई देती है। अब प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य यह है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वे अधिकार। मतलब जैसा वो जन्म लेता है, जैसे दुनिया में आता है, तो उसको जन्मतः अधिकार मिल जाते हैं। अतः मानवाधिकार से तात्पर्य यह है कि मनुष्य के रूप में तथा समाज के घटक के रूप में जीने के आवश्यक अधिकार होते हैं, जो उसको जीने के लिए एक प्रकार का आवश्यक अधिकार प्राप्त होता है। अमेरिका तथा फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई, उस समय में वहाँ पर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकारों का यहाँ पे समर्थन यहाँ पर किया गया था। अब इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है। लोकतांत्रिक शासन में क्या? लोगों द्वारा चुना गया शासन, मतलब हुकुमशाह नहीं, जहाँ पे राजा महाराजों का राज नहीं, मतलब अपने प्रजा का राज होता है, लोकतांत्रिक शासन होता है, उसका शासन होना अनिवार्य है। इस विचारों को यहाँ पर क्या मिला? गति मिली, यहाँ पर इस प्रकार का बल मिला। उसके बाद में उसके बाद का जो समय है, उसमें यूरोप ने अनेक राष्ट्रों के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया। इससे शासन के अधिकार सीमित हो गए। नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई। मतलब हुकुमशाह जो होता है, हुकुमशाह न हो, लोकतांत्रिक शासन हो, मतलब लोगों का जो भी समस्या, लोगों की समस्या वहाँ पे सुनी जाए। तो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, यह शासन प्रणाली यूरोप ने अनेक राष्ट्रों में क्या किया, उसको संविधान को स्वीकार किया। इससे शासन के जो अधिकार क्या हो गए, वो सीमित हो गए और जो नागरिक के जो अधिकार है, उसकी रक्षा करना ये उसकी प्रथम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई बच्चों। अब ये मानवाधिकार क्या है? नंबर 1, मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। अभी व्यक्ति के लिए ये, अब मनुष्य परिवार हो या उसका समाज हो या उसका जो एक घटक है, मतलब उसको जीने के लिए, मतलब उसको जीने के लिए जो उसकी जो आवश्यक जो बातें होती है, जो उसके आवश्यक अधिकार जो होते हैं, उसे हम यहाँ पे मानवाधिकार कहते हैं। नंबर 2, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी राज्य क्रांति के समय में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व तथा न्याय जैसे मानवाधिकारों को यहाँ पर क्या मिला? पूर्ण रूप से समर्थन यहाँ पर मिला। नंबर 3, मानवाधिकारों की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की यहाँ पे आवश्यकता होती है। जो भी मानवाधिकार है, उनकी जो भी ज़रूरत है, उनकी पूर्ति करने के लिए एक प्रकार का लोकतांत्रिक, मतलब लोगों द्वारा बनाया गया शासन प्रणाली की आवश्यकता यहाँ पे मानी गई है, उसकी आवश्यकता यहाँ पर होती है। नंबर 4, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मतलब जो भी नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, उनको सुरक्षा मिलना, उनको संरक्षण मिलना, इस सभी की जिम्मेदारी वहाँ के सरकार की होती है। जैसे कि हम भारत में रहते हैं, हम नागरिक हैं, तो हमारे जो भी हमको अधिकार मिले हैं, हमारी जो सुरक्षा करना, हमको संरक्षण मिलना, ये इत्यादि जो ज़िम्मेदारी है, तो हमारे सरकार की होती है। नंबर 5,
मानवाधिकारों के जीने का अधिकार, जो भी मानव है हमारे, जो भी हमारे मनुष्य जाति है, उन मानवाधिकारों को जीने का अधिकार है। उनको भरपेट खाना मिले, उनको अनाज मिले, पहनने के लिए वस्त्र, आवास मिले, रहने के लिए आवास मिले, उनको शिक्षा मिले, उनका स्वास्थ्य आदि प्रमुख अधिकारों का यहाँ पे समावेश होता हुआ दिखाई पड़ता है बच्चों। ये था बच्चों मानवाधिकार। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा का उदय। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हो जाने की पर मानवाधिकार का वैश्विक घोषणा पत्र यहाँ पर तैयार किया गया। आप देख सकते हैं बच्चों पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया। बच्चों जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था आम सभा में, उस आम सभा में सभी राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और वहाँ पे चर्चा होती है, वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो उसमें एक प्रकार का जो प्रस्ताव है, मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र, यह 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत के रूप में यहाँ पे इसको पारित किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों? इसके बाद में वर्ष 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आप देख सकते हैं 2 बातों का यहाँ पे समझौता हुआ है वर्ष 1966 में। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समझौता, मतलब उसमें कौन-सा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता। नंबर 2 आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता। इन 2 समझौतों को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने क्या दिया, इसको पूरे रूप से इसको मान्यता यहाँ पर दी। जैसे मैंने बच्चों बताया आपको अभी कि इस घोषणा पत्र जब बहुमत से जब पारित हुआ, तो वर्ष 1966 में 2 बातों का जो समझौता हुआ है यहाँ पर, जिसे मैंने आपको बताया अभी, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता और नंबर 2 उसमें ही आर्थिक, सामाजिक, उसके बाद सांस्कृतिक अधिकारों का यहाँ पे समझौता। इन 2 समझौतों का यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र आम सभा में इसको मान्यता यहाँ पे पूर्ण रूप से दी और ये दोनों समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग है। अब ये बच्चे जैसे आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा कानून होता है, उस अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये दोनों जो समझौते होते हैं, इन दोनों समझौतों का यहाँ पे क्या हुआ है, पूर्ण रूप से उसको यहाँ पे उन्होंने भाग लिया है और इन समझौतों का यहाँ पर पालन किया गया है और इसमें सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य है। अब जैसे बच्चों आपको पता है कि इसमें ही जो मानवाधिकार है, जो मानव है, उन मानव को अधिकार प्राप्त हो। जैसे आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं बच्चों, हर एक मानव को, हर एक इंसान को जीने का अधिकार है। उनको भरपेट खाना मिले, उनको अनाज मिले, उसका भी यहाँ पर मानवाधिकार में इसको अधिकार दिया गया है और साथ-साथ पहनने के लिए उसको कपड़ा मिले, उसको वस्त्र मिले, रहने के लिए उसको आवास मिले, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इन प्रमुख अधिकारों का यहाँ पे समावेश होता हुआ है। और ये सब अधिकार कैसे बच्चों? ये मौलिक अधिकार है, मतलब हर एक व्यक्ति को ये अधिकार मिलने चाहिए। ये मूलभूत उसके अधिकार होते हैं और मौलिक रूप में अधिकार ये प्राप्त उसको होना ही चाहिए। ये अधिकार सभी को प्राप्त हो, यह देखना राज्य का दायित्व होता है। मतलब हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो हमको पूर्ण रूप से जीने का अधिकार है। किसी भी हम राज्य में रहते हैं,
हमको जीने का अधिकार है, हमको भरपेट खाना मिले, हमको रहने के लिए आवास मिले, पहनने के लिए वस्त्र मिले, हमको शिक्षा अच्छी शिक्षा मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। ये सभी जो प्रमुख हमारे जो अधिकार है, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार है और ये सभी अधिकार हमको राज्य सरकार मतलब हमारा जो राज्य है, उस उनका देना यह उनको दायित्व पड़ता है। अब उसके बाद देखो बच्चों इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको कि अ, जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में इसको मान्यता दी और ये दोनों जो समझौते होते हैं तो इन इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के भाग है और इन समझौतों का पालन करना सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य है। और इसके बाद शीत युद्ध काल में मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जैसे आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध में हानि हुई, दूसरी युद्ध में भी हानि हुई, उसके बाद में शीत युद्ध काल आया। इस शीत युद्ध काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्तुत किया गया। जैसे कि बताया बच्चों आपको, प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो बहुत बड़ी हानि हुई और उसके बाद जो शीत युद्ध हुआ, अब उसमें सब राष्ट्र समझ गए कि हमारा बहुत नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने एक प्रकार का संयुक्त राष्ट्र के इसमें वहाँ पे गठन किया। सभी राष्ट्र उसमें शामिल हुए और उसमें पहले से ही जब वो स्थापित हुआ संयुक्त राष्ट्र, तो उसमें आम सभा में वहाँ पर मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में क्या हुआ, प्रस्तुत किया गया। और उसमें भी क्या हुआ, जो अफ्रीका है, उसमें अफ्रीका का जो वर्ण, जैसे आपको मालूम है अफ्रीका में काले लोग रहते हैं, तो ऐसे अफ्रीका का वर्ण द्वेष करना, मतलब वहाँ पे वर्ण द्वेष करना, शासनों शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। मतलब काले-गोरे का जो भेद होता है, तो ऐसे वर्णद्वेषी शासनों का यहाँ पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। और उपनिवेशों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ये उसी के कुछ उदाहरण यहाँ पर कहे जा सकते हैं। जैसे बच्चों आप ये जो बताया मैंने आपको कि जो उपनिवेश है, उसमें स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह है कि उसी के कुछ उदाहरण यहाँ पे कहे जा सकते हैं और आधुनिक काल में, जो हमारा आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अब आपको मालूम है बच्चों कि हमारे मानवाधिकार का हनन कैसे हो रहा है कि इस आधुनिक काल में हमारा जो वंशवाद है, सीमावाद है, आतंकवाद है, ऐसे विभिन्न समस्या के कारण यहाँ पर मानवाधिकार का हनन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसमें अनेक प्रकार के जो वैश्विक प्रश्न हैं, जो वैश्विक यानी क्या? विश्व के प्रश्न। ये जो विश्व के वैश्विक जो प्रश्न हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर संक्रामक रोग, पर्यावरण के लिए खतरा, प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकार की अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है और साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण करना, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकार में किया गया है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि वैश्विक जो प्रश्न है इसमें संक्रामक रोग है, हमारा जो पर्यावरण है, अब पर्यावरण भी क्या हो रहा है, दिन से दिन पर्यावरण में खतरा हो रहा है। हमारी जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, इन कारणों के कारण जो मानवाधिकारों की जो अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है। पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकार में किया गया है। तो ये बच्चों ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। बच्चों इसके आधार पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न कैसा कि निम्नलिखित अवधारणाएँ स्पष्ट कीजिए। अभी इस टॉपिक के ऊपर एक मुद्दा दिया जाएगा आपको, मानवाधिकार। अब उसका उत्तर कैसे लिखना है आपको? अब इसमें पॉइंट डाल सकते हैं आप। ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट डाल सकते हैं। उसका उत्तर में देखो, नंबर 1 पॉइंट देखो, एक मनुष्य के रूप में और समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। नंबर 2, मानवाधिकारों का उद्गम प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से
हुआ है। नंबर 3, मानवाधिकारों में जीने का अधिकार, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ऐसे जो प्रमुख अधिकारों का यहाँ पे समावेश होना चाहिए। नंबर 4, राज्य की संपूर्ण जनता को मानवाधिकार दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसके बाद देखो बच्चों, मानवाधिकार और भारत। अब इसके पहले बच्चों ये बताया पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। अब इसमें बच्चों आप क्या जानते हो क्या कि मानवाधिकार के घोषणा पत्रों में से पता है, मानवाधिकार के घोषणा वैश्विक घोषणा पत्र में 30 30 धाराएं होती है। इस घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी धाराएं हैं। मतलब जो हमारा जो नगर होता है, उस नागरिक जो नगर बस्ती जो होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता संबंधी धाराएँ हैं। उसी प्रकार रोजगार का अधिकार, मतलब हर व्यक्ति को रोजगार मिले, समान काम मिले, समान काम के साथ-साथ समान वेतन भी दिया जाए। ऐसे आर्थिक अधिकारों का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। इस घोषणा पत्र के अंदर मतलब सबको समान वेतन मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान काम मिले, सबको समान रोजगार मिले, ऐसे विविध अधिकारों को यहाँ पे प्रावधान किया गया है और सभी जो सदस्य होते हैं, सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों को मानवाधिकार दे, यह अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र की तरह ही बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को प्रसारित किया गया है। जैसे मानव मतलब कैसे? जो 18 साल के ऊपर जो व्यक्ति है, 21 साल के ऊपर जो व्यक्ति है, उनके अधिकार, उसके साथ-साथ जो बालक होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उन बालकों को भी अधिकार दिया गया है। उनका भी बालकों का भी अधिकारों का घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। जैसे हम अगले मुद्दे की ओर जा रहे हैं बच्चों, मानवाधिकार और भारत। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर मानवाधिकार और भारत। भारतीय संविधान में जो हमारा जो भारत का जो संविधान है बच्चों, उस भारत के संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार का स्थान दिया गया है। आपको पता है कि हमारा जो भारत का संविधान पे हमारा देश चलता है, उस संविधान में जो मानव होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनको मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। जैसे आपको मालूम है कि मतदान करना, चुनाव में खड़ा रहना, मतलब ऐसे विविध प्रकार के उनको रोजगार मिलना, उनको काम मिलना, उनको नौकरी मिलना, ऐसे विभिन्न प्रकार के अधिकार संविधान में दिए गए हैं। उनको स्थान दिया गया है, उनके जो मौलिक अधिकार है, उनको यहाँ पर दिया गया है। संविधान के मौलिक अधिकार के साथ-साथ जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो लोग बहुत एकदम आर्थिक रूप से गरीब है, जो कमज़ोर वर्ग है और महिलाएँ हैं, उसके साथ-साथ जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। अभी जो सरकार है हमारी, इन सरकार को दायित्व दिया गया है, उनको काम दिया गया है कि जो विकर सेक्शन के जो लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, महिलाएँ हैं, अल्पसंख्यक की सुरक्षा का दायित्व इन सरकार पर है और 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चों कि जैसे कि आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार का स्थान दिया गया है और इसके साथ-साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दी गई है और वर्ष 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और मानवाधिकार का हनन होने पर उससे संबंधित शिकायत पर ध्यान देना तथा उस संबंध में उचित कार्रवाई करना, यह मानवाधिकार का दायित्व माना गया है। अब बच्चों इसमें एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो 2 गुट है,
अब राष्ट्रीय गुट में क्या आता है? कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, सार्वजनिक अस्वच्छता, अर्थव्यवस्था का निजीकरण, गरीबी, निरक्षरता, सार्वजनिक परिवहन जाम और आंतरिक मतभेद। और इसके साथ-साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जो गठ है, उसमें अगर हमने जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है, उसमें आतंकवाद होता है, मानवाधिकार का हनन है और ओज़ोन की परत पतली होना, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या में आता है। मतलब राष्ट्रीय समस्या और अंतर्राष्ट्रीय समस्या, ऐसे 2 गठों में हम इसका विभाजन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको बच्चों यहाँ पर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किए गए मानवाधिकारों का हनन होने पर भी संबंधित शिकायत पर ध्यान देना तथा उस संबंध में उचित रूप से कार्रवाई करना, यह मानवाधिकार आयोग का दायित्व है। अब बच्चों इस टॉपिक के ऊपर भी आपको संक्षेप में उत्तर लिखो, ऐसा प्रश्न आ सकता है। अब प्रश्न कैसा है बच्चों इसमें देखो कि मानवाधिकार स्थापित करने में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रश्न कैसा इस प्रकार का है कि मानवाधिकार स्थापित करने में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर इसका इस प्रकार का है, मानवाधिकार स्थापित करने में भारत की जो निम्नलिखित भूमिका रही है। नंबर 1, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। अब हमारे जो भारत का जो संविधान है, इसमें हर एक इंसान को, हर एक मानव को एक मूलभूत अधिकार दिया गया है, वहाँ पे इसको स्थान दिया गया है। और साथ-साथ नंबर 2, इस कारण यदि कोई व्यक्ति मानवाधिकार का अतिक्रमण करता है, तो उसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय माँगा जा सकता है। अर्थात मानवाधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण भी प्राप्त यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अन्याय कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो उसको उस व्यक्ति को न्याय मिले, इसलिए वो न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है और उसको न्यायालय का जो संरक्षण भी उसको प्राप्त यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। नंबर 3, महिला, बच्चे, कमज़ोर वर्ग और अल्पसंख्याकों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है। नंबर 4, मानवाधिकार की रक्षा के लिए भारत ने 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून पारित करके राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर की गई है। जैसे मैं बताया बच्चों आपको यहाँ पे 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का स्थापन वर्ष 1993 में किया गया है। अब बच्चों आपके जानकारी के लिए अभी जो वर्तमान में भारतीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? आज उस वर्तमान स्थिति में जो मानवाधिकार आयोग है, इसका आयोग बनाया गया है। यह मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आज के वर्तमान स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू है। मतलब आज के जो मानवाधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष के रूप में वो कार्यरत जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, उनका नाम है एच.एल. दत्तू। बच्चों ये था मानवाधिकार और भारत के बारे में। और आप इसके बाद बच्चों पर्यावरण। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो पर्यावरण में अभी इस वर्तमान काल में मानवाधिकार की अवधारणा अधिक व्यापक हो गई है। वर्तमान स्थिति में जो हमारे मानव के जो अधिकार है, मानवाधिकार है, इसकी जो अवधारणा कैसे हो गई? अधिक व्यापक रूप में क्या हो गई वो? बढ़ गई है, अधिक व्यापक हो गई है तथा ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। मतलब सुरक्षित अगर पर्यावरण रहा, तो वहाँ पर क्या होता है? मानवाधिकार है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1970 में पर्यावरण सुरक्षा की प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई थी। कब की बात है बच्चों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वर्ष 1970 में जो पर्यावरण की जो सुरक्षा है हमको जो करनी है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रति जागरूकता और आवश्यक प्रस्तुत की गई है और बढ़ता औद्योगिकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा यहाँ पर निर्माण हो गया है। अब आपको मालूम है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अब हमारे इर्द-गिर्द क्या है? पर्यावरण है।
और ये जो पर्यावरण का जो खतरा जो है, जो बढ़ रहा है दिन से दिन, ये कैसे बढ़ रहा है बच्चों? कि जो बढ़ता हुआ जो औद्योगिकरण है, जो बड़े-बड़े जो कारखाने जो बन रहे हैं, बड़े-बड़े जो इंडस्ट्री बन रही है और उसके साथ-साथ उसमें जो निकलने वाला जो धुआँ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो विषैली जो गैस है, जहरीली गैसें है, वो क्या हो रही है पूरी हवा में वो फैल जा रही है। उससे भी क्या हो रहा है हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, उसमें खतरा बढ़ रहा है और साथ-साथ ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता, जो ऊर्जा है, अब हमको जो ऊर्जा की मतलब बहुत ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण भी क्या हो रहा है, पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण होता है और ऐसे पर्यावरण विशेषज्ञों का मत है, जो पर्यावरण जो विशेषज्ञ हैं, उनका ऐसा मत था कि उन कार्यकर्ताओं ने 22 अप्रैल को वर्ष 1970 में प्रथम वर्ष वसुंधरा दिवस मनाया गया। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया गया। अब खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग लाई जाने वाली रासायनिक खादें और कीटनाशक औषधियाँ, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टी और अ, जो किरणोत्सर्ग है, भट्टियों से होने वाला जो किरणोत्सर्ग है, तेल का रिसाव होना अथवा रासायनिक गैस का रिसाव होना आदि के कारण क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण असुरक्षित बन रहा है और इससे विविध प्रकार की समस्याएं निर्माण हो रही है। अब बच्चों, आपको मालूम है अ, हमको जो अनाज मिलता है खेती से, तो उसमें अगर हम कार्बोज युक्त पदार्थों का अगर खाद्यों का इस्तेमाल किया तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा। अब किसान क्या कर रहा है, उसमें मतलब कम समय में फसल उगे, जलीय मात्रा में उगे, ऐसे लिए वो क्या कर रहा है उसमें खेती के अंदर रासायनिक जो खाद है, वो खाद का वो उपयोग करके वो खेती कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण जो है, मिट्टी का जो प्रदूषण है, वो बढ़ रहा है और साथ-साथ जो फसल जो उग जाती है, उगने के बाद में जो उसके ऊपर वो क्या करता है, कीटकनाशक जो औषधि होती है, उस कीटकनाशक औषधियों का वो इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है। और जो अपने वाहन होते हैं, तो उसमें से निकलने वाला धुआँ है, उसका जो ध्वनि प्रदूषण है और जो परमाणु जो भट्टी है, उसमें से किरणोत्सर्ग है, तेल का रिसाव होना, रासायनिक गैस का रिसाव होना, इत्यादि कारण से क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण असुरक्षित बनता है और यहाँ पे विविध प्रकार की जो समस्या है, इस समस्याओं का निर्माण यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अनुभूति में पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा। बच्चों, ये जो पैराग्राफ है, इस आधार पर भी यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित अवधारणाएँ स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण ह्रास, ये प्रश्न है, पर्यावरणीय ह्रास। इसमें देखो नंबर 1, इसका उत्तर इस प्रकार का है कि औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में अशुद्ध गैस के मिलने से प्रदूषण क्या हो रहा है, दिन से दिन बढ़ गया है। नंबर 2, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण आहार में रूप से दूषित खाद्य पदार्थों का भी उपयोग यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 3, परमाणु ऊर्जा की भट्टियाँ से वातावरण में किरणोत्सर्जन हो रहा है। और नंबर 4, वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण बढ़ गया है और वृक्षों की कटाई हो रही है। अब बच्चों, वृक्ष की जब कटाई हो रही है, तो हमारा जो उसमें इन सभी बातों से क्या हो रहा है, पर्यावरणीय ह्रास यहाँ पर हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय ह्रास कहते हैं। पर्यावरणीय ह्रास के का मानव जीवन पर यहाँ पर क्या हो रहा है, भयंकर दुष्प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो पर्यावरण अगर खतरे में अगर रहा, तो सबसे सीधा-सीधा नुकसान किसको होगा? हमारे हम तुमको हमको इस प्रकार से यहाँ पर इसका नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद देखो बच्चों, इसमें 1990 के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर, अब देखो हम जंगल की अगर कटाई की करेंगे, जंगल की अगर कटाई करेंगे, पेड़ को अगर काटेंगे, मनुष्य क्या करता है अपने ज़रूरत के लिए पेड़ काट रहा है, उसकी लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है ना? तो वर्ष 1990 में क्या हुआ, जो वैश्वीकरण में क्या हो गई, एक प्रकार की बाढ़ आ गई। बाढ़ आने ने क्या, पानी तेज़ गति से बहना।
और बाढ़ आने पर राष्ट्रों का जो परस्परावलंबन क्या हो गया यहाँ पर बढ़ गया और उस कारण पर्यावरण की जो समस्या है, पर्यावरण की समस्या यहाँ पर हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई और वातावरण प्रदूषित होने के कारण तथा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण का पर्यावरण के लिए यहाँ पर निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता। अब आपको पता है बच्चों, अगर पर्यावरण अगर खतरे में अगर पड़ गया, तो वो एक स्थान नहीं, उसके साथ-साथ जो पूरा हमारा जो राष्ट्र है, पूरा हमारा विश्व है, ये क्या होता है खतरे के घेरे में आ सकता है। इसमें एक राष्ट्र, एक देश सीमित नहीं रहेगा, इसमें पूरा विश्व हमारा क्या होगा खतरे में होगा क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं और ये जो हमारा जो पर्यावरण है, ये सबके लिए लाभदायक है। अगर हम पर्यावरण को अगर सँभाल के रखेंगे, सजा के रखेंगे, तो वो सभी विश्व को वो नुकसान नहीं देगा और अ, किसी राष्ट्र अगर उसको नष्ट किया तो उसका पूरा न न उसका पूरा सर्वनाश पूरे विश्व को भोगना पड़ेगा। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों को एकत्रित होकर सहमति और सहयोग से कार्य करना आवश्यक यहाँ पर जान पड़ता है बच्चों। आप बच्चों इसमें देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ पे भी आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि निम्नलिखित कथन सत्य है क्या असत्य है? प्रश्न इस प्रकार का है, पर्यावरणीय ह्रास का उपाय खोजने के लिए सभी राष्ट्रों का सहयोग करना आवश्यक है। प्रश्न ध्यान से सुनिए आप। पर्यावरणीय ह्रास पर उपाय खोजने के लिए सभी राष्ट्र का सहयोग करना आवश्यक है। अब ये कथन सत्य है या असत्य है? अब ये कथन सत्य है क्योंकि नंबर 1, औद्योगिकरण के कारण सभी देशों का वातावरण कैसा हो गया है? प्रदूषित हुआ है। नंबर 2, तेल तथा गैस के रिसाव तथा परमाणु ऊर्जा भट्टियों के कारण जो किरणोत्सर्ग होता है, उसके कारण पर्यावरण के लिए क्या हो गया पूरा खतरा यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। और नंबर 3, यह खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है, अपितु इसका दुष्प्रभाव लंबे समय से संपूर्ण विश्व में क्या हो जाएगा ये, इसके ऊपर धीमे-धीरे रूप से ये बढ़ता जाएगा। और इसलिए वैश्वीकरण के समय में पर्यावरण ह्रास का उपाय खोजने के लिए सभी राष्ट्रों का सहयोग करना आवश्यक यहाँ पर होता है बच्चों। अगला मुद्दा देखो इसमें, वनस्पतियों और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होना। देखो बच्चों, अब ये जो पर्यावरण जो ह्रास है, इसमें जो हमारे वनस्पति है, जो प्राणी है, ये जो इनकी जो प्रजाति क्या हो रही है, नष्ट हो रही। मृदा यानी क्या? मिट्टी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होना। आप कैसे? क्योंकि अगर मिट्टी में अगर जो पेड़ होते हैं, पेड़ को अगर पेड़ से क्या होता है, उसकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है और बाढ़ भी आई तो मिट्टी बह के जाती नहीं है। मिट्टी अगर अच्छी रही तो उसकी जो उर्वरा शक्ति है, वो क्या होती है? अच्छी रहती है। अगर मिट्टी का अगर पेड़ हमने काट दिया, तो वो मिट्टी जो होती है, जो मृदा होती है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, क्या होती है? कम हो जाती है और पानी की किल्लत, वर्षा की मात्रा में कम अधिक होना। अब बारिश का जो मौसम है और सही तरीके से अगर बारिश हुई, बारिश सही मौसम में कब होती है? जब हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहता है, स्वच्छ रहता है, तो उस समय में सही समय में बारिश होती है। अगर हमारा पर्यावरण अगर खराब हो रहा है, तो क्या होता है? वर्षा की मात्रा क्या हो रही है? कम अधिक हो रही है और साथ-साथ तापमान बढ़ना, नदियाँ, तालाब सूखना, नदियों और समुद्र का प्रदूषण, ऐसे विभिन्न नए रोगों की निर्मिति, एसिड वर्षा, ओज़ोन की परत का क्षीण होना, ये सब पर्यावरण ह्रास के दुष्परिणाम है बच्चों। आप देख सकते हैं पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर। इनमें से कुछ परिणाम विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित होते हुए भी, मतलब ये जो मैंने जैसे बताया आपको कि इसका जो परिणाम है, ये एक राष्ट्र की सीमित नहीं है। यह विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित होते हुए भी उसका दीर्घकालीन परिणाम पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है।
और दीर्घकालीन परिणामों के कारण उन प्रश्नों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है और कुछ प्रश्न मूल में ही वैश्विक स्वरूप से ही होते हैं। अब बच्चों अगर हमने पर्यावरण को रक्षा अगर की, तो हमारी पीढ़ी अच्छी रहेंगी और हमारी पीढ़ी ने भी पर्यावरण की अगर रक्षा की, तो हमारी जो दूसरी जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी क्या रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। तो ये था बच्चों पर्यावरण के बारे में और यहाँ पे ये पाठ आपका समाप्त होता है और इसमें हम अगले तासिका में इसी पाठ के जो मुद्दे हैं, आपको जो टीचर है पढ़ाएँगी। जैसे कि बताता हूँ मैं मुद्दे आपको इसमें कौन-कौन से हैं। स्टॉकहोम के पेरिस परिषद, आतंकवाद, आतंकवाद से तात्पर्य क्या है? शरणार्थियों की समस्या, ये जो मुद्दे हैं बच्चों, ये आपको अगली तासिका में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो मैंने मुद्दा बताया आपको यहाँ पर मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार का अवधारणा का उदय, मानवाधिकार और भारत और पर्यावरण। हमने इस मुद्दे के बारे में अभी सविस्तर रूप से अध्ययन किया है। और किसी बच्चों को कुछ डाउट पूछना है बच्चों तो मुझे पूछ सकते हैं अभी। हेलो, किसी को कुछ डाउट पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं बच्चों आप। हेलो, हेलो। हाँ, किसी को कुछ डाउट रहा बच्चों पूछ सकते हैं मुझे। जो हमने पढ़ा है मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय, मानवाधिकार और भारत, पर्यावरण 4 मुद्दों पे मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें आपको कुछ अगर डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो प्यारे बच्चों हमने आज राजनीतिक शास्त्र पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय समस्या में आधा पाठ का अध्ययन किया है और जो आधा पाठ है हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।